आज हम करने जा रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। दिस थ्योरी वाज पुट फॉरवर्ड बाय अर्विंग फिशर एंड इट इज स्पेल्ड एज IRVING। तो इट्स कॉल्ड अर्विंग अर्विंग फिशर। अब इस थ्योरी को समझने से पहले हम देखते हैं वैल्यू ऑफ डिमांड और प्राइस लेवल में किस तरीके का रिलेशन है। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्वांटिटी ऑफ मनी और जो प्राइस लेवल होता है पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है, और क्वांटिटी ऑफ मनी जितना इंक्रीज किया जाएगा प्राइस लेवल प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज हो जाएगा। सो फॉर एग्जांपल अगर क्वांटिटी ऑफ मनी जो है उसको डबल कर दिया जाए तो प्राइस लेवल भी जो होगा पहले के कंपैरिजन में डबल ही हो जाएगा। तो ये इस थ्योरी के अंदर बोला गया है। अब जो प्राइस लेवल होता है, जनरल प्राइस लेवल की अगर हम बात करें तो वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो नंबर वन इज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन, ये हमें दिख रहा है। देन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड देन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा प्राइस लेवल कैसा होगा। अब बारी बारी इनके बारे में समझते हैं। तो द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और ट्रांजैक्शन, इसको लेके हम बोलते हैं ये डिपेंड करता है सप्लाई पे। किसी नेशन में कितना सप्लाई हो रहा है गुड्स का, उस पर डिपेंड करेगा। तो अगर एक इकोनॉमी में सप्लाई ऑफ गुड जो है बढ़ जाता है तो ऐसे केस में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या ट्रांजैक्शन जो है वो भी बढ़ जाएगा। पर क्लासिकल और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे वो ऐसा मानते थे कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली एम्प्लॉयड होते हैं। तो अगर रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है तो आप सप्लाई को कैसे चेंज कर सकते हो? सप्लाई को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। और अगर आप सप्लाई को चेंज नहीं कर पाओगे तो फिर उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ ट्रेड या ट्रांजैक्शन जो है वो भी चेंज नहीं हो पाएगा। तो जो भी लोग इस थ्योरी में बिलीव करते हैं उनका मानना है वॉल्यूम ऑफ ट्रेड जो है दैट इज गोइंग टू रिमेन कांस्टेंट, उसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है क्योंकि आप सप्लाई को अफेक्ट नहीं कर पाओगे। Now the next factor which affect the general price level is the quantity of money. अब क्वांटिटी ऑफ मनी जो होता है इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है? तो इसमें एक तो किसी देश में जो करेंसी चल रही है, गवर्नमेंट ने इशू कर रखी है या वहाँ की सेंट्रल बैंक ने इशू कर रखी है, वो इसके अंदर आएगा। साथ में इसमें आता है कि जो बैंक्स हैं वो जो डिपॉजिट और क्रेडिट क्रिएट करते हैं, वो दोनों चीजें इसके अंदर आती है। करेंसी प्लस डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट्स क्रिएटेड बाय द बैंक्स। तो क्वांटिटी ऑफ मनी में ये दोनों चीजें आएंगी। अब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। इसका मतलब है कि एक यूनिट ऑफ मनी जो है वो ऐसा नहीं होता है कि ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ एक बार में यूज की जाती है, वो बहुत बार यूज हो सकती है एक साल के अंदर। तो जैसे मानो कि हमने काम दिया किसी के लिए, उसने हमें पैसे दिए। अब हम क्या करेंगे, हम कुछ सामान खरीदेंगे, कुछ सर्विसेज लेंगे। तो ऐसा करने के लिए हमें वो पैसे किसी और को देने पड़ेंगे जिससे सामान लिया, जिससे सर्विस ली। अब जिससे हमने सामान लिया वो किसी और से कुछ सामान परचेज करेगा, कोई सर्विस लेगा। ऐसे होते हुए कि एक यूनिट ऑफ जो मनी है वो कई बार एक इकोनॉमी के अंदर जो है हाथ चेंज करती है। तो जितनी बार हाथ चेंज किया या जितनी बार ट्रांजैक्शन उसके थ्रू किया गया विद इन ईयर, उसे हम वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी बोलते हैं। अब ये है फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। तो फिशर ने समझाने की कोशिश की क्वांटिटी ऑफ मनी और प्राइस लेवल, उसके बीच में क्या रिलेशन है। इसको इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो ये दिख रहा है हमें PT इज इक्वल टू MV। यहाँ पे PT जो है उसका मतलब है एवरेज प्राइस लेवल। यहाँ पे जो T है उसका मतलब है टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस। देन M स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी ऑफ मनी और V का मतलब है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी। तो ये इक्वेशन फिशर ने दी रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करने के लिए बिटवीन द क्वांटिटी ऑफ मनी एंड द प्राइस लेवल। फिशर ने यहाँ पे T और V, तो T विच वाज अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, टोटल अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड V वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, इन दोनों को कांस्टेंट कंसिडर किया। उन्होंने बोला कि शॉर्ट रन में बहुत ज्यादा चेंज इसमें देखने में आता नहीं है, तो इसे कांस्टेंट कंसिडर किया, जिसके बेसिस पे फिर ये बात बोली गई प्राइस लेवल है वो वेरी करेगा इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। विच मीन्स अगर आपने क्वांटिटी ऑफ मनी M को डबल किया तो हमें P भी डबल होता हुआ दिखेगा। तो इन्होंने इसको इस इक्वेशन के थ्रू भी बताया। फिर बाद में ऐसा माना गया कि जो ये T है यानी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, इसे कैलकुलेट करना बहुत ही मुश्किल है। इसीलिए क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का एक नया वर्जन लेके आए। उस वर्जन को बोला गया इनकम वर्जन, जहां पे इस T को रिप्लेस कर दिया गया बाय Y। इस T की जगह पे Y रख दिया और बोला गया वो Y जो है वो रियल नेशनल इनकम को शो करता है। और साथ में जो ये V है, तो ये V ही रहा, बट इसको बोला गया ये इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी का मतलब है कि अगर एक यूनिट ऑफ मनी है उसका कितनी बार एक साल में इस्तेमाल किया गया एक इकोनॉमी के अंदर,
टू मेक पेमेंट्स इन्वॉल्विंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर किया गया। अब क्या हुआ कि इसके बाद कहा गया ये जो वी है और जो ये रिप्लेस किया गया टी को वाई से, ये दोनों के दोनों चीजें जो है कांस्टेंट है। ये दोनों के दोनों चीजें कांस्टेंट है इन दी शॉर्ट रन, क्योंकि जो सेल्स लॉ है वो क्या बोलता है कि जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं वो एम्प्लॉयड हैं, तो उसके बाद आप कैसे जो सप्लाई है, एग्रीगेट सप्लाई है, उसको बढ़ा सकते हो, आप उसको नहीं बढ़ा पाओगे। तो अगर एएस जो है वो कांस्टेंट है तो अपना ये वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वाई और वी को कांस्टेंट कंसिडर किया गया। और फिर हमारा वही वाला रिलेशन जो फिशर वाले इसमें इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज में स्टैब्लिश हुआ था, वो वापस से अपने इनकम वर्जन में भी स्टैब्लिश रहता है, जहाँ पे हम बोलते हैं कि ये जो एम है और ये जो पी है, इनके बीच में प्रोपोर्शनेट रिलेशन हमको देखने में आएगा। क्वांटिटी ऑफ मनी को जितना ज्यादा बढ़ाया जाएगा प्राइस लेवल में, प्रोपोर्शनेटली उतना ही चेंज हमको देखने में आएगा, वो भी उतने का उतना बढ़ जाएगा। अब इसके बाद में इनकम वर्जन को अगर डायग्राम से शो करें तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली एडी की जगह पे हमें साथ में ये भी लिखना चाहिए एम, एंड देन एंड दिस इज M1 एंड वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, या इनकम वेलोसिटी इन आर केस, क्योंकि इनकम वर्जन चल रहा है, तो इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी विच इज कांस्टेंट। तो इसको हमें एडी के साथ में ये भी दिखाना चाहिए, बिकॉज एडी एक्चुअली है क्या, वो एक्सपेंडिचर ही शो करेगा हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एंड विच इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टू। तो ये चीज है। अब A2 AD2 क्या होगा यहाँ पे, V इज गोइंग टू रिमेन V, उसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, बस M1 की जगह M2 हो जाएगा। तो हम देखेंगे ये जो अपना AS है या हम बोले Y है, वो कांस्टेंट है, तो ये बढ़ नहीं रहा है, कम्प्लीटली कांस्टेंट हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो क्या क्या चीजें कांस्टेंट हो गई, हमने देखा पहले, यहाँ हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शो किया है, M1 V बार, इससे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर शो कर रहे हैं, और यहाँ पे हम प्राइस लेवल शो कर रहे हैं, ठीक है, और ये अपना जो नेशनल इनकम है, रियल नेशनल इनकम है, वो शो हो रहा है। तो हमने बोला ये चीज कांस्टेंट है। इसके अलावा अपना इनकम वेलोसिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब रह क्या गया, एम, एक एम रहता है जो क्वांटिटी ऑफ मनी है, और हमें एक नजर आ रहा है प्राइस लेवल। तो क्योंकि यहाँ पे ये चीज M1 था और यहाँ पे M1 जो है वो बदल के क्या हो गया, वो M2 हो गया, तो M1 के चेंज होने की वजह से हम देख रहे हैं जो प्राइस है उसमें भी चेंज आ गया है। तो हमारा रिलेशनशिप जो था MD इज इक्वल टू PY, वो यहाँ पे भी स्टैब्लिश हो रहा है। एम में बदलाव आने की वजह से, क्वांटिटी ऑफ मनी में बदलाव आने की वजह से प्राइस जो है वो भी प्रोपोर्शनेटली बदल जाता है, यहाँ पे भी बदल रहा है। अब है क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी का द केम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच। तो ये जो है केम्ब्रिज इकोनॉमिस्ट ने एक्चुअली प्रेजेंट किया, तो उसमें आते हैं मार्शल पीगू, और ये काफी डिफरेंट था फ्रॉम अर्विंग फिशर। हालांकि इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बट उससे डिफरेंट है। तो ये किस सेंस में डिफरेंट है, यहाँ पे इन लोगों ने ये बोला कि जिस तरह से एक कमोडिटी का क्या वैल्यू होगा, वो डिपेंड करता है कि उसका कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है, उस बेसिस पे एक कमोडिटी की वैल्यू डिसाइड होती है। तो इन्होंने बोला उसी तरह से मनी का जो वैल्यू होगा वो भी डिपेंड करता है कि मनी का कितना डिमांड है और मनी की कितनी सप्लाई है। तो ये बात इन्होंने बोली, और इन्होंने अपनी इक्वेशन जो है उसको इस तरह से प्रेजेंट किया। और इन्होंने एक बात और बोली जो अर्विंग फिशर से थोड़ी डिफरेंट है। उन्होंने क्या बोला था अर्विंग फिशर ने, कि जो लोग हैं वो पैसे रख रहे हैं ताकि क्या कर सके, वो कमोडिटी के लिए पे कर सके, ट्रांजैक्शन पर्पज से, ठीक है, पैसा उन्होंने रखा है और ट्रांजैक्शन के लिए वो पैसे का यूज करेंगे। पर जो केम्ब्रिज कैश अप्रोच है, कैश बैलेंस अप्रोच है, इसमें ये बोला गया कि लोग जो है कुछ कैश को अपने पास में रखते भी हैं, ताकि इन फ्यूचर उन्हें जो पेमेंट करने पड़े किसी भी चीज के लिए वो उसको कर सके। तो लोग अपने पास में स्टोर भी करते हैं पैसे, सिर्फ पैसे इस वजह से रखे गए कि अभी हमें कुछ खरीदना है, बट अपने पास स्टोर भी किया जाता है। तो इन्होंने इस बात को रखा। अब ये जो MD नजर आ रहा है हमको, इस MD का मतलब है द अमाउंट ऑफ मनी विच पब्लिक वांट टू होल्ड, और ये जो K है, ये K है द प्रोपोर्शन ऑफ नॉमिनल इनकम दैट पीपल वांट टू होल्ड इन मनी। और ये जो के होता है, ये जो अर्विंग फिशर में हमने देखा था वी वेलोसिटी ऑफ मनी, ये उसका रेसिप्रोकल है एक्चुअली।
तो k इज इक्वल टू 1/v। इसके बाद में ये जो p है, तो ये p हमारा प्राइस लेवल है और ये y हमारा रियल नेशनल इनकम है, ये एग्रीगेटिव आउटपुट है। और जितना ज़्यादा लोग अपने रियल इनकम का पोर्शन अपने पास में रखना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ मनी, जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो उतना ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम जो फिशर है उसके अप्रोच को और जो केम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच है, इसमें अगर हम एक मेजर डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो हमें नजर आएगा जो फिशर का ट्रांजैक्शन अप्रोच है उसमें मनी के मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन पे स्ट्रेस दिया गया, जबकि जो ये वाला अप्रोच है कैश बैलेंस अप्रोच, यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन जो है मनी का उस पे ज़्यादा फोकस किया गया। पर अगर हम ओवरऑल दोनों अप्रोचेस को देखें तो हमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस देखने में नहीं आता है। बस हम इतना बोल सकते हैं जो केम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच है वो एक इम्प्रूव्ड वर्जन है मे बी ऑफ फिशर अप्रोच, इतना हम कह सकते हैं इसके अंदर। क्योंकि हम देख रहे थे कि जो दोनों अप्रोच है, दोनों अप्रोच के अंदर क्या हो रहा था, जो फुल एम्प्लॉयमेंट है वो अज्यूम किया गया, दोनों अप्रोचेस में ये बात सेम है। इसके अलावा ये बात भी दोनों अप्रोचेस के अंदर सेम है कि जो क्वांटिटी ऑफ मनी है उसकी वजह से प्रोपोर्शनल चेंज देखने में आता है प्राइस लेवल के अंदर। कैश बैलेंस अप्रोच जो है इसका जो एक लिमिटेशन है वो ये है कि इन्होंने भी वही काम किया, के इंट्रोड्यूस किया, जबकि वो लोग जो फिशर वाला अप्रोच था उसके अंदर हम वेलोसिटी ऑफ मनी जो है उसको यूज कर रहे थे, इन्होंने के यूज किया। और ये के वो पोर्शन शो कर रहा है रियल इनकम का जो इंसान जो है अपने पास में मनी के फॉर्म में रखना चाहेगा, पर इन्होंने इसको कांस्टेंट रखा है। बट रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होगा। और इस अप्रोच का एक और जो लिमिटेशन है वो ये है कि इस अप्रोच के अंदर जो डिमांड फॉर मनी है उसको एक एसेट कंसिडर नहीं किया गया, क्योंकि अगर ऐसा किया गया होता तो फिर ये बात भी एक्सप्लेन की जाती कि जब मनी को अपने पास में होल्ड किया गया है तो ऐसे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से इन्फ्लुएंस होगा, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे क्या असर पड़ेगा, इन सारी बातों को भी एक्सप्लेन किया जाता, जो बाद में केन्स ने इन चीज़ों को कवर किया। अब केन्स का जो क्रिटिक है ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वो हम देख रहे हैं। तो नंबर वन इज यूजलेस ट्रूइज्म। तो ऐसा मानना है कि जो ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा है दैट इज एम वी इज इक्वल टू पी टी, और ऐसा प्रूव करने के लिए ये बोलता है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कि वी एंड टी आर कॉन्स्टेंट। तो कहते हैं इस सच की कोई ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि वी और टी जो है ये ना सिर्फ लॉन्ग रन में चेंज होता है बल्कि शॉर्ट रन में भी यहाँ पे चेंज देखने में आएगा। तो फिशर की जो थ्योरी है वो बस हमको ये बता रही है कि जो एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स है, यानी एमवी, एक्सपेंडिचर मेड ऑन गुड्स, दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड, तो दैट इज पीटी। वो हमें बोल रहा है एमवी इज इक्वल टू पीटी, यानी आपने गुड्स पे जितना खर्चा किया दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड। तो कह रहे हैं ये सच जानने की कोई जरूरत है नहीं हमें, और जो इसकी अजम्पशंस है वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। दूसरा क्रिटिसिज्म है वेलोसिटी ऑफ मनी इज नॉट स्टेबल। तो जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने चैलेंज किया है इस assumption को कि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी मानता है कि वेलोसिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो केन्जियन इकोनॉमिस्ट है उन लोगों का मानना है वेलोसिटी ऑफ मनी जो होता है वो मनी सप्लाई से चेंज इन मनी सप्लाई के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। और वो कहते हैं कि अगर मान लो ऐसा हो, मनी सप्लाई बढ़ रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रहा है पर डिमांड फॉर मनी जो है कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम अगर हो गया तो लोग अपने पास में ज़्यादा पैसा रखना चाहेंगे मनी के फॉर्म में। तो ऐसा होने से जो वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये जो अजम्पशन है ये अजम्पशन करेक्ट नहीं है, वेलोसिटी ऑफ मनी जो है वो स्टेबल है, ये जो अजम्पशन किया गया है फिशर की क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में दैट इज नॉट करेक्ट। तीसरा क्रिटिसिज्म है कि इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ मनी मे नॉट ऑलवेज लीड टू इंक्रीज इन एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और एग्रीगेट डिमांड। तो ये बोल रहे हैं कि जो माना गया है इस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी के अंदर कि जहाँ पे आप क्वांटिटी ऑफ मनी अगर बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से एडी बढ़ जाएगा, और एडी बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ जाएगा। तो केन्जियन जो इकोनॉमिस्ट हैं उन लोगों का ये मानना है कि ज़रूरी नहीं है अगर पैसा बढ़ा दिया जाए तो लोग अपना एक्सपेंडिचर भी बढ़ा देंगे, और अगर एक्सपेंडिचर लोग नहीं बढ़ाते हैं पैसा बढ़ाने पे तो प्राइस के बढ़ने का सवाल ही नहीं है। तो ये अजम्पशन बिल्कुल गलत है।
दिस इज द स्लाइड दैट आई वाज लुकिंग फॉर। अब मैं यहाँ पे ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि मान लो जब क्वांटिटी ऑफ मनी हमने क्या माना था, पहले M1 है, बाद में M2 हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ गया। क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ने पे डिमांड पहले AD1 था और बाद में वो AD2 हो गया, यानी डिमांड भी बढ़ गया। अब क्योंकि डिमांड बढ़ गया है तो प्राइस भी हम देख रहे हैं P1 से P2 हो गया है। अब ये सब हम देख रहे हैं क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी में माना गया, पर ऐसा जरूरी नहीं है, हो जरूरी नहीं है जब क्वांटिटी ऑफ मनी M1 से M2 हुआ तब डिमांड भी AD1 से AD2 हो। जरूरी नहीं है जो पैसा क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने से लोग खर्चा बढ़ा दें, पॉसिबल है लोग खर्चा नहीं बढ़ाएं, और अगर खर्चा नहीं बढ़ेगा तो डिमांड नहीं बढ़ेगा, डिमांड नहीं बढ़ेगा तो ये प्राइस भी नहीं बढ़ेगा। तो ये एक क्रिटिसिज्म है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी का, कि जरूरी नहीं है जो हम बात करें क्वांटिटी ऑफ मनी के बढ़ने पे प्राइस लेवल बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है कि ऐसा ना हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्रिटिसिज्म पे। तो नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है कि अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन और कांस्टेंट लेवल ऑफ एग्रीगेट आउटपुट इज नॉट वैलिड। तो ये अज्यूम करना कि जो ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम है दैट इज कांस्टेंट और जो हमारा एग्रीगेट आउटपुट है वो कांस्टेंट है, ये सही नहीं है। क्योंकि ये तभी सही है जब हम बोलते हैं कि हमारा जो वो है एम्प्लॉयमेंट है, हमारे सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा हो कि हमारे सारे रिसोर्सेज फुल्ली एम्प्लॉयड है। तो इस वजह से ये वाला अजम्पशन जो है हमारा, ये ठीक नहीं है। इन सारे क्रिटिसिज्म के अलावा हम और भी एक क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, इसका क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक बेसिस पे इस थ्योरी को। वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि जो प्राइस लेवल है वो सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मनी से अफेक्ट हो, और रीजन भी तो हो सकते हैं। और रीजन भी हो सकते हैं, जैसे मानो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, तभी भी उस केस में भी प्राइस लेवल अफेक्ट होगा। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर चेंज हो, या इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट अपना चेंज कर दे, बढ़ा दे घटा दे, या हम लोग अपनी डिमांड में चेंज कर दें। उसके अलावा और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो प्राइस लेवल को अफेक्ट करें। ये सारे रीजन भी हैं, इसके अलावा और बहुत सारे हो सकते हैं। तो हम बोलें कि अगर सिर्फ हम ये बोलते हैं कि प्राइस लेवल अफेक्ट हो रहा है क्वांटिटी ऑफ मनी से, तो ये बात गलत है। तो इन इस थियोरी के काफी सारे क्रिटिसिज्म हम देख सकते हैं। दैट्स इट, तो ये टॉपिक हमारा फिनिश है।